everyone, welcome to my YouTube channel. It's Miss Srishti and you are watching official Gooden Study Plus Low Class 12th Business Studies. So how are you guys? I hope you fine and doing well. सो गाइस, अब जैसे कि आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, अपने जो स्टाफिंग का जो प्रोसेस था उसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए थे, उसको समझ पाए थे कि उसके अंदर कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं और किस तरह से हम अपनी स्टाफिंग करते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर आज हम अपना रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, किस तरह से हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो वैकेंट जॉब होती है किस तरह से हम उसको फुलफिल कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कंपोनेंट्स बोलो, एलिमेंट्स बोलो या फिर एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग्स बोलो, तो स्टाफिंग जो है वो हमारे 3 कंपोनेंट्स से मिलकर बनी है। फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन प्लस ट्रेनिंग, यानी कि रिक्रूटमेंट प्लस सिलेक्शन प्लस ट्रेनिंग, अगर ये तीनों चीज़ें आपस में मिल जाएंगी तो हमारा जो स्टाफिंग है वो क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके, सो जैसे कि आप सभी को पता है कि रिक्रूटमेंट मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। तो रिक्रूटमेंट के अंदर क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, लोगों को इंड्यूस करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को, ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वैकेंट जॉब पोजीशंस को फुलफिल करने के लिए क्या करें, वो अप्लाई करें। ओके, इन अदर वर्ड्स रिक्रूटमेंट मीन्स सर्च फॉर कैंडिडेट हु कैन परफॉर्म वैकेंट रोल्स एंड इंड्यूसिंग दैम to apply and come forward for filling the vacant jobs. That means यानी कि रिक्रूटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को क्या करते हैं, उनको इंड्यूस करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको उनसे अप्लाई कराते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करें, अप्लाई करें और उनमें से हम सिर्फ एक बेस्ट को क्या करें, सिलेक्ट करें। ठीक है, द रिक्रूटमेंट फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द एंड रिजल्ट ऑफ रिक्रूटमेंट फंक्शन इज रिसीविंग लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एंड मेक सिलेक्शंस फ्रॉम, यानी कि एंड में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आती हैं, मैनेजर्स को रिसीव्स होती हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वो बेस्ट पर्सन को क्या करते हैं, उसमें से सिलेक्ट करते हैं। ओके, और जो रिक्रूटमेंट होता है वो हमारा 2 तरीके से होता है। फर्स्ट इज इंटरनल एंड सेकंड इज हमारा एक्सटर्नल। अब इंटरनल रिसोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ये क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्स है, याद रखना। रिक्रूटमेंट के हमारे 2 इंपॉर्टेंट सोर्स है, पहला क्या है हमारा इंटरनल सोर्स एंड देन सेकंड क्या है हमारा एक्सटर्नल सोर्स। ओके, सो इंटरनल सोर्स क्या होता है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर क्या करते हैं, जो मैनेजर्स होता है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, जो पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उन्हीं का यूज़ करके जो वैकेंट जॉब होती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उसको क्या करते हैं, फुलफ़िल करते हैं। ठीक है, अब फुलफ़िल कैसे करते हैं, अब वो किस तरह से अंदर के जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है या फिर एम्प्लॉयज़ है उनको किस तरीके से यूज़ कर सकता है। एक तो उनका ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी कि ट्रांसफ़र के थ्रू, किसके थ्रू, ट्रांसफ़र के थ्रू। देन सेकंड इज प्रमोशन के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू। अब ट्रांसफ़र और प्रमोशंस क्या होता है, ट्रांसफ़र हो गया यानी कि एक सेम लेवल की जॉब पोजीशन पे ही, यानी कि जो कैंडिडेट है, जो एम्प्लॉयज़ है वो उसी पोजीशन पे है, लेकिन हमने उसका जो ट्रांसफ़र है उसी जॉब की उसका जो ट्रांसफ़र है वो दूसरे डिपार्टमेंट में कर दिया। क्या कर दिया हमने, डिपार्टमेंट में कर दिया। फॉर एग्जांपल कि हमारा क्या था, हमारा एक पियोन था, क्या था, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पियोन था जो कि परचेज डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करता था, बट हमने क्या किया, हमने उसी पियोन को क्या कर दिया, सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर क्या कर दिया, उसका ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस केस में क्या, उस एम्प्लॉयज़ की या उस कैंडिडेट्स की जो सैलरी है, जो जॉब पोजीशन है वो तो क्या है, सेम है, वो क्या है, उसकी सेम है, बट उसका जो डिपार्टमेंट है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। देन सेकंड इज प्रमोशन। प्रमोशंस में क्या करते हैं, जैसे कि हमने एक पियोन को एक क्लर्क की जॉब पे क्या कर दिया, उसको प्रमोट कर दिया, यानी कि अब उसको हमने पहले क्या करता, वो सबको चाय पानी पिलाता था, लेकिन अब हमने उसको क्लर्क बना दिया। अब क्या करेगा, वो ऑफिस के अंदर वर्क करेगा, यानी कि कच्चे बिल बनाएगा, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो उन सभी के कच्चे बिल तैयार करेगा, या फिर मैनेजर्स को क्या करेगा, उनकी फाइल वाइल वगैरह पकड़ाने में क्या करेगा, उनकी हेल्प करेगा। तो हमने क्या कर दिया, उसको ऊपर वाली जॉब पे उसको क्या कर दिया, हमने उसका प्रमोशन कर दिया। तो उससे क्या हुआ, जो हमारी जो क्लर्क की जो जॉब थी वो क्या हो गई, हमारी फुलफिल हो गई। ठीक है, फुलफिल हो गई, साथ ही साथ उस एम्प्लॉयज़ के, उस कैंडिडेट की क्या होगी, सैलरी भी क्या होगी, उसकी इंक्रीज होगी, उसका स्टेटस भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इंटरनल रिक्रूटमेंट के अंदर यही होता है कि एग्जिस्टिंग स्टाफ या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का यूज़ करके अपने वैकेंट जॉब का क्या करना, फुलफिल करना। ठीक है,
इसके अंदर यही लिखा है, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। Under internal source of recruitment, the vacant job position is fulfilled by inducing and existing employees of the organization. जैसे कि मैंने आपको बताया, the vacant job position are fulfilled by using existing employees only and no outside are permitted in the internal source. यानी कि इंटरनल के अंदर क्या करते हैं, सिर्फ इंटरनल स्टाफ्स को ही यूज़ करके अपनी वैकेंट जॉब को फुलफिल करते हैं। इसके अंदर कोई भी बाहर का व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं होता है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है कि अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एग्जिस्टिंग स्टाफ का यूज़ करके ही अपनी वैकेंट जॉब को फुलफिल कर रहे हैं तो उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो पहला क्या है कि इट इज़ इकोनॉमिकल, ये क्या रहेगा, इकोनॉमिकल रहेगा। हमारे जो एम्प्लॉयज़ को क्या करने, रिक्रूट करने में इतना ज़्यादा जो कॉस्टली नहीं पड़ेगा, इतना महंगा नहीं पड़ेगा। देन सेकंड क्या है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि जो और दूसरे व्यक्ति हैं वो क्या होंगे, उसको देख के मोटिवेट होंगे कि भाई देखो उसने इतना अच्छा काम किया तो क्या किया, उसका प्रमोशन कर दिया, उसका ट्रांसफ़र कर दिया। देन सेकंड क्या, हमारा लेस अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रेनिंग। अब वो जो एम्प्लॉयज़ है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना जाने कितने सालों से वर्क कर रहा है, तो उसको पता है कि बस इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सा काम किस तरीके से होता है। तो बहुत ज़्यादा कम टेक्नोलॉजी की या फिर बहुत ज़्यादा कम ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी उसे कोई भी नया काम सिखाने के लिए। अगर नया काम हम या नई ट्रेनिंग उसे किस केस में दे रहे हैं, इन प्रमोशन के केस में। ठीक है, देन फोर्थ क्या हमारा, द एम्प्लॉयज़ आर ऑलरेडी फैमिलियर विद रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द लेस चांसेस ऑफ टर्नओवर। यानी कि जो एम्प्लॉयज़ है उसको पहले से ही पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, तो उसकी वजह से यानी कि वो जो एम्प्लॉयज़ है तो यहाँ पे पूरे 95% चांसेस बन जाते हैं कि ये जो एम्प्लॉयज़ है या फिर जो बंदा है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेगा, काम छोड़कर नहीं जाएगा। ठीक है, टर्नओवर का मतलब होता है कि जब एम्प्लॉयज़ काम छोड़ के चला जाता है तो जो काम क्या होता है वो बढ़ जाता है, तो उस बढ़ने की को क्या बोलते हैं, हम उसको टर्नओवर बोलते हैं। ठीक है, देन इसका सिक्स्थ पॉइंट क्या है इसका, थ्रू ट्रांसफर एम्प्लॉयज़ गेट ट्रेनिंग ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ जॉब रोटेशंस। यानी कि अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम कहते हैं कुछ ना कुछ ट्रेनिंग देंगे। थ्रू ट्रांसफर सरप्लस एम्प्लॉयज़ कैन बी शिफ्टेड टू अदर डिपार्टमेंट। यानी कि अगर हम किसी भी एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का यूज़ करके, अगर किसी भी इंडिविजुअल का हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो सरप्लस हमारा जो स्टाफ होगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ उनका क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। जो वैकेंट जो पोजीशन होगी वो ज़्यादा क्या हो जाएंगी, हमारी फुलफिल हो जाएंगी। ठीक है, अब इससे कुछ ड्रॉबैक्स भी है। आपको पता है कि हर चीज़ की अच्छाई भी होती है और हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छाई और एक बुराई। तो उसी तरह से इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के दो फायदे हैं, एक अच्छे वाले आपने पढ़ ली जिनको हम एडवांटेज या मेरिट बोलते हैं। देन सेकंड डिसएडवांटेज या डिमेरिट्स। तो फर्स्ट क्या है, नो फ्रेश और न्यू आइडिया विल कम इन द ऑर्गेनाइजेशन। भाई एक बात बताओ, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे थे, आपने उन्हीं से क्या किया, अपनी जो वैकेंट जॉब पोजीशन है उनसे फिल करा ली, तो उनके जो विचार हैं, उनके जो आइडिया हैं वो तो सेम रहेंगे। अगर आप बाहर से कोई नए बंदे को बुलाओगे तो उसके नए विचार रहेंगे, उसका काम करने का तरीका अलग रहेगा, उसका क्वालिफिकेशन अलग रहेगा, उसके एक्सपीरियंसेस अलग रहेंगे। ठीक है, जिनको यूज़ करके और अच्छी तरह से क्या कर पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर पाएगा। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोगों का यूज़ कर रहे हो तो क्या उसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई नया आइडिया आ पाएगा, तो नहीं आ पाएगा। दे विल बी लिमिटेड चॉइस। तो हमारे जो मैनेजर्स हैं या फिर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसके पास लिमिटेड चॉइस रहेगी। ठीक है, यानी कि सिर्फ वो एग्जिस्टिंग स्टाफ का यूज़ कर सकता है, उसके पास ज़्यादा वाइडर चॉइस नहीं मिलेगी कि वो बेटर से बेटर एम्प्लॉयज़ को क्या करे, वो हायर करे। ठीक है, नॉट सूटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो है ये हमारी नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है। अब नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल क्यों नहीं है, क्योंकि भाई देखो आपने कोई एक नई ऑर्गेनाइजेशन खोली, क्या करा आपने एक नई ऑर्गेनाइजेशन खोली है तो उसके अंदर कोई भी एग्जिस्टिंग स्टाफ तो है ही नहीं। ठीक है, तो इस केस में उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, देन इसके अंदर फोर्थ क्या इसका, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर आप एक ही बंदे का कभी उसको इस जॉब पे ट्रांसफ़र कर रहे हो, कभी इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट पे ट्रांसफ़र कर रहे हो, कभी इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो जो बंदा है वो ट्रांसफ़र में ही रह जाएगा, वो अपना समय इधर से उधर करने में ही रह जाएगा। उसको जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी जो काम करने की जो क्षमता है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाएगी और बल्कि वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। क्योंकि जो अगर आप ही सोचिए, अगर आपको एक स्कूल से या फिर दूसरे स्कूल में आपका ट्रांसफ़र कर दे तो आपको तो
मोस्टली ऐसे कम से कम मान लीजिए 1 से 1.5 महीने तो आपको लगेगा उन लोगों के साथ घुल मिलने में, और इतने आप उन लोगों के साथ घुल मिलोगे इतने, फिर आपका दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो उस तरह से आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो उसी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होता है उससे जो प्रोडक्टिविटी होती है एम्प्लॉयज़ की वो क्या होती है, उसकी रिड्यूस होती है। ठीक है। अंडर द इंटरनल रिक्रूटमेंट फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिक्रूटिंग आर यूज। तो इसके अंदर 2 मेथड्स यूज होते हैं, फर्स्ट इज ट्रांसफर देन सेकंड इज प्रमोशन। मैं दोनों को अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ, एक बार फिर भी आप इसको पढ़कर देख लेना। ठीक है। देन सेकंड क्या हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर क्या करते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने कैंडिडेट को क्या करते हैं, हायर करते हैं। कहाँ से, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर से, यानी कि जो बाहर के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं उस वैकेंट जॉब के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए। फिर उसके उस केस में क्या होते हैं, हमारे मैनेजर्स या हमारे लेवल्स के पास क्या होती है, वाइडर चॉइस होती है, और उनमें से एक हायर क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड या स्पेशलाइज्ड कैंडिडेट या एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, उसमें से हायर करते हैं। ठीक है। एक किस लैंग्वेज देख लेते हैं। When the candidate from outside the organizations are invited to fill the vacant job position, then it is known as the external recruitment। यानी कोई भी बंदा अगर बाहर से आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बोलते हैं। When the organization meet its manpower recruitment from outside the organization, then it is external recruitment। Whenever large number of job positions are vacant, then एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज़ प्रीफर्ड। यानी कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा यानी कि बड़ी मात्रा में अगर वैकेंट जॉब पोजीशन है तो उसके केस में हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का कर लेंगे, सहारा लेंगे। ठीक है। यानी कि बाहर के लोगों को इंड्यूस करके अपने उन वैकेंट जॉब पोजीशन क्या करेंगे, हम उनको फिल करेंगे। ठीक है। तो एक्सटर्नल सोर्स का तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के भी कुछ एडवांटेजेस, फर्स्ट क्या है कि फ्रेश टैलेंट, यानी कि अगर आप बाहर से चाहे कैंडिडेट क्या करेंगे, हायर करेंगे, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या आएगा, एक नया टैलेंट आएगा, आपके पास एक नया एक्सपीरियंस्ड लोग आए, पीपल आएंगे, कैंडिडेट्स आएंगे। ठीक है। With external recruitment, fresh and new talent come to the organization. Then second is wider choice, यानी कि हमारे एम्प्लॉय, हमारे जो मैनेजर्स हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस हो गई कि वो एक बेटर और एक क्वालिटेटिव यानी कि एक एक्सपीरियंस स्पेशलाइज्ड कैंडिडेट को क्या करें, वो हायर करें। ठीक है। देन क्वालिफाइड पर्सनल होगा, बाय यूजिंग एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट द मैनेजमेंट गेट क्वालिफाइड एंड ट्रेंड पर्सन्स। यानी कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट को यूज़ करके जो मैनेजमेंट है हमारा वो क्वालिफाइड हो जाएगा। ठीक है। देन सेकंड इज ट्रेन पर्सन्स, उस पर्सन्स को क्या करेगा, वो ट्रेन करेगा ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। देन फोर्थ इज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नॉलेज, यानी कि अगर हम बाहर से कोई भी कैंडिडेट ले रहे हैं तो उसके पास बाहर की जो टेक्नोलॉजी है किस तरह से काम करती है उसके पास क्या होगी, नॉलेज होगी। देन सेकंड क्या, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी बाहर का जो व्यक्ति है वो उसको ज्वाइन करेगा, वो उसके अंदर आएगा, तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ जो है उनके अंदर क्या आएगी, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आएगी। ठीक है। तो उनको भी लगेगा कि भाई हाँ, अगर बाहर से एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं कि कहीं कल को हमारी जॉब को कोई खतरा ना हो, तो इसलिए उन लोगों के अंदर भी उस कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आएगी कि वो भी सोचेंगे कि भाई हाँ, हमें इससे अच्छा ज़्यादा काम करना है, हमें इससे अच्छी क्या देनी, परफॉर्मेंस देनी है, जिससे हमारे भी जो क्या हो, प्रमोशन हो जाए। ठीक है। अब इसके कुछ रिमाइंडर, फर्स्ट क्या हमारा, द मोरल ऑफ एक्जिस्टिंग एम्प्लॉयज गोज डाउन और फॉल। जो मोरल है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, उनको जो मोरल है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाहर से लोग आ रहे हैं वो डिमोटिवेट हो जाएंगे कि भाई अब तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमसे भी ज़्यादा क्वालिफाइड लोग आ रहे हैं, तो कहीं हमारी जॉब ना चली जाए, कहीं हमारी सैलरी ना कट जाए, तो इस सब चीज़ों का रहेगा, उनको डर रहेगा। ठीक है। तो बी क्या है इसका हमारा, द न्यू एम्प्लॉयज में नॉट एडजस्ट इन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद मीन्स द मोर चांसेस ऑफ टर्नओवर। कि अगर जो हमारा जो नया एम्प्लॉयज़ है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर अगर वो फिट नहीं हो पाया, तो उससे क्या होगा, जो टर्नओवर है यानी कि जो वर्कलोड है वो क्या बढ़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का हमारा क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो आउटसाइड फॉर द जॉब्स द कंपनीज टू बियर हैवी बर्डन ऑफ एडवर्टाइजिंग। यानी कि जब भी हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, नीड होती है। क्योंकि अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और वो क्या कर रही है, अगर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूट करना चाह रही है बाहर से किसी भी एम्प्लॉयज़ को या किसी भी कैंडिडेट को, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। और आप सभी को पता है कि एडवर्टाइजिंग के अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। ठीक है।
देन डी क्या है इसका हमारा लेंथी प्रोसेस है, यानी कि जो रिक्रूटमेंट है ये क्या हमारा लेंथी प्रोसेस है। इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जिसके थ्रू हर एम्प्लॉयज़ को गुजरना पड़ता है और उसके बाद जाके कहीं उसका क्या हो पाता है, सिलेक्शन हो पाता है, ठीक है। और इस जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट्स है वो क्या है, टेक लॉन्ग टाइम, यानी कि हमारा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट्स क्या है उसको बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बाहर से हमने एडवर्टाइजिंग किया है, एडवर्टाइजिंग करने के बाद हम लोग उसको देखेंगे, देखने के बाद अपना मन बनाएंगे, उसके बाद जो क्वालिफाइड लोग हैं वो अप्लाई करेंगे, उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको हमें क्या करना पड़ेगा, उनको रिप्लेस करना होगा। फिर उनमें से इतनी सारी जो एप्लीकेशन आई है उनमें से किसी क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस पर्सन्स को जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जॉब के लिए फिट बैठ रहा है उसको चूज़ करना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, क्या हमारा लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। देन इसके अब कुछ नीचे कुछ जाके इसके कुछ मेथड्स हो गए हैं हमारे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। तो ये जो मेथड्स हैं ये हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर अप करेंगे। आई होप आपको ये जो कुछ मैंने इंटरनल एक्सटर्नल के बारे में बताया, इनके जो मेरिट और डिमेरिट बताए, या फिर जो आपको रिक्रूटमेंट के बारे में बताया, आपको ये सारे चीज़ें क्लियर हो चुके होंगे, आपको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, आपको समझ में आ चुका होगा कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होता है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है और किसके क्या बेनिफिट होते हैं, किसके क्या demerits होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच everyone for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe my channels and my video. Bye bye and see you soon in the next video.